नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ा रही थी, जो आपकी यूनिट 4th है। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट नंबर स्टार्ट कर रखा था। ट्रांसपोर्ट नंबर को निकालने के हमने दो मेथड्स किए थे। मैंने आप लोगों को हिट्रोफ मेथड तो आप लोगों को डिफाइन कर दिया। आज हम मूविंग बाउंड्री मेथड स्टडी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट मेथड्स भी हैं, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे अपन फर्स्ट। इसमें आज हम हिट्रोफ डिटर्मिनेशन मेथड फॉर ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट करने के मेथड से स्टडी कर रहे थे। इसमें मैंने आप लोगों को एक मेथड स्टडी करवा दिया था, हिट्रोफ मेथड। हिट्रोफ मेथड हमने कंप्लीट कर दिया। इस हिट्रोफ मेथड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट नंबर निकाले जाते हैं वो एग्जैक्ट ट्रांसपोर्ट नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इस हिट्रोफ नंबर से जो ट्रांसपोर्ट नंबर निकाले जाते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है वो बहुत कम एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। 0.1 एम्पियर से 0.2 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। यदि इस इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है तो मिडिल कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशंस में चेंज हो जाते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट हिट्रोफ नंबर नहीं मिलते हैं या ट्रांसपोर्ट नंबर नहीं मिल पाते। यही इस हिट्रोफ मेथड की जो कमी थी या लिमिटेशंस थी। दूसरी लिमिटेशंस ये थी कि इस हिट्रोफ मेथड से जो भी हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल रहे हैं ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आपने बहुत कम एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस हो रही है वो बहुत ही स्लो स्पीड से होगी। बहुत ही स्लो स्पीड से होगी तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए एक दूसरा मेथड निकाला गया, मूविंग बाउंड्री मेथड। मूविंग बाउंड्री मेथड जो है वो हिट्रोफ मेथड के कंपैरिजन में एग्जैक्ट मेथड है। तो आज हम मूविंग बाउंड्री मेथड पढ़ रहे हैं। सेकंड जो आपका मेथड है मूविंग बाउंड्री मेथड में डायरेक्ट आयन की मोबिलिटी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। अप्लाइड फील्ड लगाने पे उस मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये स्टडी किया जाता है। मूविंग बाउंड्री मेथड में क्या किया जाता है, किसी भी आयन की मोबिलिटी जो है वो इस अप्लाइड फील्ड लगाने पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या अप्लाइड फील्ड के इन्फ्लुएंस से उन आयन की मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है, वहां से हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकालते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड है और इसमें द मोबिलिटी ऑफ ions
affected by applied field। अप्लाइड फील्ड, जो फील्ड अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फील्ड से इन आयंस की मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके ऊपर बेस्ड है। अब देखो इसका प्रिंसिपल हम स्टडी करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को प्रिंसिपल बताती हूं। इसमें जिस आयन का हमें ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है वो इलेक्ट्रोलाइट तो हमारा क्या कहलाता है, मेन इलेक्ट्रोलाइट। मेन इलेक्ट्रोलाइट होता है एक, तो मेन इलेक्ट्रोलाइट तो वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें वो आयन प्रेजेंट होता है जिस आयन का हमें ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करना है। दूसरा यहां पे होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट। इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनमें एक कॉमन एनायन प्रेजेंट होता है। मेन इलेक्ट्रोलाइट और इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन तो कॉमन प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो मुझे पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करना है, मुझे पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करना है, तो मुझे जो इंडिकेटर लिया जाएगा वो ऐसा इंडिकेटर लिया जाएगा जिसमें पहली बात, जिस पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट किया जाएगा उस पॉजिटिव आयन की मोबिलिटी जो है इस इंडिकेटर में प्रेजेंट कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उससे ज्यादा होनी चाहिए। मीन्स ये इंडिकेटर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इस तरीके से चूज करते हैं कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी मोबिलिटी जो है वो मेन इंडिकेटर जिसमें हम उस ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल रहे हैं उसके मोबिलिटी से कम होना चाहिए। पहली बात, मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन in main electrolyte is greater than indicator positive ion of indicator, positive ion in indicator electrolyte। क्लियर। दूसरी बात, इन दोनों का मेन इलेक्ट्रोलाइट और इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट का एनायन कॉमन होना चाहिए। कॉमन एनायन इन बोथ इलेक्ट्रोलाइट, दोनों इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन एनायन होना चाहिए। जैसे हम H प्लस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करते हैं तो HCl मेन इंडिकेटर लिया जाता है और कैडमियम क्लोराइड जो है वो HCl मेन इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है और कैडमियम क्लोराइड जो है यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट है। देखो H प्लस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, H प्लस आयन की मोबिलिटी जो है वो कैडमियम प्लस 2 आयन की मोबिलिटी से ज्यादा होती है। इंडिकेटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जिस आयन का हमें ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है उस आयन की मोबिलिटी जो है
वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, इंडिकेटर में प्रेजेंट सेम चार्ज वाले आयन से। क्लियर। सेकंड बात, इंडिकेटर और मेन इलेक्ट्रोलाइट में जो रिमेनिंग एनायन, जो भी आयंस बचा है, पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल रहे हैं तो नेगेटिव आयन बचेगा, और नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव आयन बचेगा। तो जो रिमेनिंग आयन बचा है वो दोनों का कॉमन होना चाहिए। यह रिमेनिंग आयन क्या बचा है, नेगेटिव आयन। दोनों में ही नेगेटिव आयन क्या है, Cl माइनस Cl माइनस, क्लोराइड आयन, दोनों में ही क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। क्लियर। उसके बाद अब हम, ये तो था इसमें कि इंडिकेटर कैसा होना चाहिए और क्या क्या लिया जाता है। अब मैं पहले आपको इसका मेंटल प्रोसेस समझाती हूं क्या हो रहा है। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं कि क्या होता है। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया जाता है जिसमें कांच की ट्यूब होती है हॉरिजॉन्टल। एक कांच की ट्यूब होती है हॉरिजॉन्टल, इस तरीके की कांच की ट्यूब होती है। इस कांच की ट्यूब में एक पार्ट जो है वो, नीचे वाला जो सिरा है वो एनोडिक पार्ट होता है, कैडमियम इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है यहाँ पे, और इस वाले पार्ट पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो कैथोडिक काम करता है। ये एनोडिक पार्ट है, ये कैथोडिक पार्ट है। इस कैथोडिक पार्ट को एक एमीटर से, एक बैटरी से और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक कूलामीटर से जोड़ दिया जाता है। ये सब सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं। कूलामीटर से इसको जोड़ दिया जाता है। यहां पे इन दोनों के बीच में बाउंड्री बनी हुई होती है। इसमें कैल्शियम क्लोराइड फिल किया जाता है, सॉरी कैडमियम क्लोराइड, और यहाँ पे HCl सॉल्यूशन फिल किया जाता है। HCl सॉल्यूशन फिल किया जाता है। ऊपर वाला पार्ट कैथोडिक कंपार्टमेंट का काम कर रहा है और नीचे वाला पार्ट जो है वो एनोडिक कंपार्टमेंट का काम कर रहा है। कैथोडिक में नेगेटिव चार्ज होता है और एनोडिक में पॉजिटिव चार्ज होता है। यही हुआ। यहां से कैडमियम +2 और H+ आयन दोनों ही किसकी तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगी तो क्या होगा, दोनों ही कैडमियम +2 भी और H+ आयन दोनों ही ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और Cl- आयन जो है वो नीचे की तरफ, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, एनोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन आएगा, क्लोराइड आयंस,
और नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज वाले H प्लस आयन और कैडमियम +2 चार्ज वाले। अब देखो हमने ये कहा था कि कैडमियम +2 की मोबिलिटी लेस होती है किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू H प्लस आयन। H प्लस आयन जो है वो जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा और कैडमियम +2 आयन जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो जो इनके पहले बाउंड्री डिस्टिंग्विश बाउंड्री ए डैश बनी हुई थी, अब वो खिसक के बी डैश पे आ जाती है। कुछ टाइम के बाद जब हम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें ये जो बाउंड्री है ये बी डैश मिलती है। ये जो बाउंड्री शिफ्ट हुई है इसको हम ये यहां से जो बाउंड्री शिफ्ट हुई है इसको हम कैथोडिक से मेजर कर लिया जाता है। जो ए डैश से बाउंड्री बी डैश की तरफ मूव हुई है उसकी लंबाई मान लो L है, L सेंटीमीटर। तो ये जो L सेंटीमीटर है इसको मेजर हम कैथोडीमीटर से कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब आती है इसकी कैलकुलेशंस। अ माना कि इसमें जो आप इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेशन बता रही हूं, अभी मैं इसमें इसको तो ऐसे कैसे लगा रहने दो यहां तक। अब देखो कैलकुलेशंस, मैंने ये माना कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं वो एक डेफिनेट अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। उस टाइम ये जो बाउंड्री ए डैश से शिफ्ट हो गई बी डैश। तो इस जो बाउंड्री शिफ्ट हुई है उसकी लेंथ है L सेंटीमीटर। जो शिफ्टेड बाउंड्री है उसकी लेंथ है L सेंटीमीटर। मान लिया ये जो ट्यूब है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्यूब या इलेक्ट्रोलाइट सेल, इस इलेक्ट्रोलाइट सेल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इनके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हो रहा है वो कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ इंटू एरिया। भाई वॉल्यूम कैसे निकालते हो? ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ थी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इनके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हुआ है, वॉल्यूम में कितना विस्थापन हुआ है वो कितना होगा? लेंथ इंटू में एरिया सेंटीमीटर क्यूब। तो इनकी कंसंट्रेशंस में कितना शिफ्टिंग हुई? मान लो C इसकी कंसंट्रेशन है, हमने ये माना कि C ग्राम इक्विवेलेंट HCl की जो कंसंट्रेशन है वो C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो कैथोड की ओर जाने वाले H प्लस आयन के ग्राम इक्विवेलेंट की कितना नंबर हो जाएगा? कैथोड की ओर जाने वाले H प्लस आयन का, if the concentration of HCl solution is C gram इक्विवेलेंट पर लीटर, ये है, देन द ग्राम, देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of H plus ion move toward the कैथोड। कितना होगा? कैथोड की ओर जाने वाले H प्लस आयन का ग्राम इक्विवेलेंट
नंबर कितना होगा, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट हुआ, सी ये है, तो क्या होगा L इंटू ए इंटू सी, और 1000 भाई पर लीटर, तो अपॉन में 1000। अब हमने फेराडे लॉ में ये पढ़ा था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आयन जो है वो 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी ले जाता है। तो H प्लस आयन के द्वारा ले जाने वाली कुल इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, इतने फेराडे। हमने फेराडे लॉ में पढ़ा था कि 1 फेराडे क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसी के इक्वल हुआ था फेराडे लॉ में। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस आयन कैरी 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी। देन टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी ले जाई जा रही है, कैरी बाय H प्लस आयन। H प्लस आयन के द्वारा यदि 1 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस आयन के द्वारा 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी ले जाई जाती है, तो हमारे पास कितने ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस आयन निकले, L इंटू ए इंटू सी अपॉन 1000। तो इनके द्वारा कितनी इलेक्ट्रिसिटी ले जाई जाएगी, ये ले जाई जाएगी L इंटू ए इंटू सी अपॉन 1000, इतने नंबर हैं, और इंटू में फेराडे F, इतनी इनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी ले जाई जाती है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो जाता है, H प्लस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर, इसके द्वारा ले जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी अपॉन टोटल इलेक्ट्रिसिटी। टोटल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, Q, तो इनके द्वारा ले जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, L, H प्लस आयन के द्वारा ले जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इंटू सी इंटू में F अपॉन 1000, और टोटल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, Q। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, H प्लस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे पास कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर आ जाता है, तो हम एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर प्लस में एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, Nc प्लस Na, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। जब आप H प्लस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लिया, तो एनायन का भी निकाल सकते हैं। एनायन का क्या होगा, 1 माइनस Nc, कैटायन के ट्रांसपोर्ट नंबर। इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का भी निकाल सकते हैं और एनायन का भी निकाल सकते हैं। ये थी आपकी मूविंग बाउंड्री मेथड ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए। इसमें क्या होता है, बाउंड्री शिफ्ट होती है, तो वो कंसंट्रेशंस निकाल ली जाती है, और हमें पता होता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट 1 फेराडे के इक्वल होता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 1 फेराडे के इक्वल होते हैं। उससे हम H प्लस आयन के द्वारा ले जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी निकाल लेते हैं। हमें टोटल इलेक्ट्रिसिटी पता होती है कि इसमें हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, किसी पर्टिकुलर आयन के द्वारा ले जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट ही तो क्या कहलाता है, उनका ट्रांसपोर्ट नंबर। हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट नंबर, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है,
उस आयन के द्वारा ले जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी अपॉन टोटल इलेक्ट्रिसिटी। तो इस H+ आयन के द्वारा ले जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी तो कितनी है, इतने इक्विवेलेंट वेट के नंबर ऑफ आयंस बने हमारे पास, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट 1 फैराडे के इक्वल होता है, तो इसके द्वारा ले जाने वाली टोटल इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट क्या हो गया, ये इनटू में F। उसके बाद हमें पता है कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो इसमें पास हो रही है वो क्या है, Q। तो क्या होगा, H+ आयन के द्वारा ले जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी अपॉन टोटल इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाती है, H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर। किसी भी आयन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का वो पार्ट जो उस आयन के द्वारा ले जाया जाता है वो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। ये जो मेथड है ये एक्यूरेट मेथड है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट आयंस की मोबिलिटी का यूज करते हुए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए ये एक्यूरेट मेथड है। अब हम कल से जो पढ़ेंगे वो कंडक्टेंस की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि ये जो कंडक्टेंस है वो किस किस काम आती है, क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए काम में ली जाती है। थैंक यू।